नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज एक बहुत अहम मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रीट डॉग्स हैं यानी आवारा कुत्ते हैं, उनके हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद नोटिस लिया है। कोर्ट ने इस संज्ञान में इसे बेहद चिंताजनक और डरावना बताया है। यही नहीं, आपको याद होगा पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले देश में सामने आए हैं। इसके अलावा 54 लोगों की दुर्भाग्यजनक मौत हुई है रेबीज से। इस रिपोर्ट में दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत का भी मामला उठाया गया। आपको बताएं कि छवि को 30 जून को एक कुत्ते ने काट लिया था। इलाज के बावजूद 26 जुलाई को आखिरकार छवि की जान चली गई। इस बारे में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो परेशान करने वाले हैं और वाकई इसमें समाधान की आवश्यकता खोजनी होगी। तो ऐसे में आज जो हम सवाल पूछने वाले हैं वो यही है कि आखिर महानगरों में किस वजह से बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का आतंक। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से क्या कोई समाधान निकल सकता है? एनिमल लवर्स बनाम पब्लिक सेफ्टी बड़ा डिबेट है। आखिर इसके मायने क्या है और बढ़ती घटनाएं, आखिर इसकी कौन जिम्मेदार है? आखिर कौन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? और आखिर इस देश में जो पूरा सिस्टम है उसमें नियम और बाकी चीजों को भी समझने की आवश्यकता है। तो ऐसे में पीड़ितों के इलाज और वैक्सीन का आखिर क्या इंतजाम है? इन सारे पहलुओं को आज हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे और मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ एक्सपर्ट्स का मौजूद है। मैं परिचय बारी बारी से करा देता हूं। प्रोफेसर आर.एस. चौहान साहब हमारे साथ हैं, जो कि मेंबर हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से। प्रोफेसर चौहान, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ बिंदु दुबे हैं, जानी मानी एडवोकेट, फाउंडर हैं बिंदु दुबे और एसोसिएट से। बिंदु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा सुनीश सुब्रमण्यन कुंजू साहब हैं, रिप्रेजेंटेटिव OIPA ACF और पावर्स मुंबई से। सुनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर उमेश कुमार भारती हैं, पद्मश्री अवार्डी और एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम जिस सबसे बड़ी चिंता की बात कर रहे हैं रेबीज़ के क्षेत्र में, तो जो रेबीज ट्रीटमेंट की दिशा में बड़ा ही एक अलग मुकाम रखते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश अपना समय देने के लिए। तो डॉक्टर उमेश, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस का दम, आत्मनिर्भर भारत, इन सारी बातों की ओर देखा जा रहा है। हम चांद पर अपने कदम पहुंचा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यजनक है कि आवारा कुत्तों के आतंक से, उनके काटने से, उनके ट्रीटमेंट के दौरान भी लोगों की मौत हो जा रही है। मतलब ये बड़ा चिंतनीय है। स्थितियां कैसे देख रहे हैं आप? आपकी पहली टिप्पणी क्या है? थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। मैं सोचता हूं कि जब तक जो पॉलिटिकल विल है और जो सोशल रिक्वायरमेंट है, जो लोगों की जो आवाज है, जब तक इसकी कदर नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल बिल नहीं आएगी। अब देखो, आप हमारे पास 65 मिलियन डॉग्स हैं एक एस्टीमेट में, 65 मिलियन। एंड दिस द डॉग बाइट जो है पिछले 10 सालों में डॉग बाइट 10 टाइम्स बढ़ गया है। यानी जहां हमारे पिछले 10 साल 15 साल पहले 10,000 डॉग बाइट होते थे हिमाचल में, सपोज करो, अब 60,000 से ऊपर है। That shows कि population is going up, dog bite is going up। तो जब तक हम इसको कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक रेबीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, लेकिन सवाल वही है कि कंट्रोल होगा कैसे? आखिर ये मामला इतना पेचीदा हो क्यों गया है? बिंदु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो एक अलग तरह की डिबेट शुरू हो जाती है, पेट लवर्स बनाम पब्लिक सेफ्टी। क्या इस डिबेट में सबसे बड़ा अहम पहलू जो हम छोड़ रहे हैं वो अवेयरनेस का छोड़ रहे हैं? वो जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनकी जानकारी के अभाव की बात करते हैं? क्योंकि ये पूरे मामले में जब भी कुछ होता है तो
कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है, बहस ज्यादा हो जाती है, समाधान नहीं निकलता। जी, अवेयरनेस की बात तो बहुत बड़ी है। किसी भी मुद्दे पे अवेयरनेस होने से ही सिर्फ आधा काम, आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन ये मुद्दा जो ऐसा ये डॉग बाइट्स का, ये शुरू करने से मैं पहले ये बता दूं, कुछ आंकड़ा बताना चाहती हूँ जो मैंने इकट्ठा किया है। WHO और ICMR के हिसाब से हर साल लगभग लगभग 18,000 से 20,000 मौतें होती हैं। तो नंबर जो रिपोर्टिंग होती है क्राइम्स की, क्राइम नहीं कहेंगे इसको, जो रिपोर्टिंग होती है नंबर्स की, उसमें कहीं ना कहीं उलटफेर होती है, सही रिपोर्टिंग नहीं होती है, एक प्रॉब्लम होती है। और अगर हम यहाँ बात करने आए कानून की, तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन बार बार ये कंफर्म और रिकन्फर्म किया है कि अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां टकराव की स्थिति होती है, तो जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो प्रिवेल करेगा। तो डॉग बाइट्स के सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये एनिमल लवर बनाम पब्लिक की सेफ्टी हो जा रहा है। ये मुद्दा, लोग जानवरों को खिलाना चाहते हैं, एक ही जगह पर खिलाना चाहते हैं, उससे प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होता है कि कुत्ते उसी जगह पे आने लगते हैं, बहुत से आक्रामक कुत्ते भी होते हैं और उनको भी हटाया नहीं जाता। तो हम किसी एक पे नहीं डाल सकते, बट हम ऐसा कहेंगे कि ये सिस्टम है, जुडिशरी है, अलग अलग लॉ बने हुए हैं, लोग हैं, ये पीपल बनाम पीपल भी हो जाता है। एक ABC रूल की बात करना चाहूंगी, एनिमल बर्थ कंट्रोल। तो ये जो नियम बने हुए हैं, इनकी बहुत सी आलोचना होती है। कारण क्या होता है कि वो रूल सही बना हुआ है, पर अभी रूल में चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी डायरेक्ट भिड़ रहा है हमारी सेफ्टी के रूल से। ABC रूल जो आया था 2023 में आया था, और इसको पुराने 2001 के नियम को संशोधन करके बनाया गया था। इसमें प्रोविजन ये था कि जो स्ट्रे डॉग्स पकड़े जाएंगे सड़क पर, उनको स्टेरिलाइज करेंगे, मतलब उनकी नसबंदी करेंगे, फिर उनका वैक्सीनेशन करेंगे, फिर वापस उसी जगह छोड़ देंगे। तो बस समस्या यही आती है कि जहां वापस उसी जगह छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि उसी जगह छोड़ने से वो कुत्ते वहां पर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो उनको लगता है कि ये हमारा माहौल है, और वो फिर पास आने जाने वालों को काट सकते हैं, और बहुत सिचुएशन में काटते भी हैं। तो मुझे पता है मैंने बहुत सारी बातें कर दी एक साथ ही। ये बहुत आवश्यक है, अवेयरनेस के साथ साथ रूल्स की जानकारी, और इन सब के बीच में उन रूल्स में रिफॉर्म करने की भी आवश्यकता है। और शायद चूंकि लोगों की जिंदगी से जुड़ा ये मामला है, तो मेरे ख्याल से चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे संस्थाएं हों, या फिर इंडिविजुअल्स, सभी को शायद जिंदगी की परवाह करते हुए इन रूल्स के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर होने की आवश्यकता यहां पर होनी चाहिए। प्रोफेसर चौहान, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आप देख क्या रहे हैं? मतलब समाधान निकल क्यों नहीं पा रहा? क्या जिनकी जिम्मेदारी है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे? जी, ऐसा है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो अभी मैडम ने बताया कि ABC रूल्स है। अब ABC रूल्स AWBI ने बना रखे हैं, दैट वाज मियरली एडवाइजरी। अब वो नगर निगम है या विलेज पंचायत है या सिटी में कहीं कोई मॉडल है उनका, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो लोग कराते हैं ABC। हम लोग बीच बीच में जाकर के टीम बना करके आगे बीच में चेक भी करते हैं, बट जो इफेक्टिवली वो काम होना चाहिए वास्तव में वो नहीं हो रहा है। दूसरी क्या है दिक्कत, कि जो मैडम ने बताया कि भाई कहीं से डॉग पकड़े, स्टरलाइज किए और उसी इलाके में छोड़ दिए रिहेबिलिटेशन के लिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि भाई जब रहने ही वही है डॉग ने, तो आगे फर्दर ब्रीडिंग तो नहीं होगी, नंबर तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन रहेगा तो वहीं उसी इलाके में। तो मैं तो ये समझता हूं कि बेस्ट एडवाइस फॉर द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ रेबीज इज, जो डॉग लवर्स हैं वो भी, जो डॉग लवर नहीं है वो भी, पहला काम तो वैक्सीनेशन। देखिए 3 वैक्सीन तो इनिशियली लगती हैं, फिर एनुअल वैक्सीनेशन होता है। अब एनुअल वैक्सीनेशन करा लें तो सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आने आगे। अब कई लोग घरों पर पेट पाले हुए हैं, अब घर का पेट वैक्सीनेटेड है बट व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर वो कुत्ता कहीं किसी लेवल पे उनके मुंह के आसपास कहीं चाटता है, कहीं कोई घाव है, कुछ है, तो उससे वायरस चला जाएगा और वो प्रॉब्लम कर देगा। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आती है अवेयरनेस की,
आपके माध्यम से मैं ये बात को फिर बार बार कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन इज मस्ट। वैक्सीनेशन कराइए, टीका लगवाइए, जैसा डॉक्टर उमेश जी बता रहे थे, अब ज्यादा महंगा नहीं है, और एक शुरुआत के साल में जरूर 3 लगेंगे, उसके बाद एनुअल 1 लगता रहेगा हमेशा। और जो भी डॉग के संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने की संभावना रहती है, जिस गली कूचे में ज्यादा डॉग्स हैं, इन सभी जगहों पर एटलीस्ट वहां की पब्लिक में ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कि वो टीका लगवा ले। दूसरी तरफ वो भी एक जरूरी आइटम है कि भाई एबीसी तो है, बट एबीसी के साथ साथ में डॉग्स के रिहेबिलिटेशन के लिए कोई जगह बननी चाहिए अलग से, और अलग से जगह बने तो निश्चित रूप से वो कुछ कंट्रोल आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी नहीं है, बट ये है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी निभाएं। एडब्ल्यूबीआई रूल्स बना देता है, बट उसको इंप्लीमेंट करना लोकल बॉडीज का काम है। तो लोकल बॉडीज उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, और डॉग्स के रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था एक बहुत जरूरी है। वो अगर होती है तो मुझे लगता है इस चीज में काफी कमी आएगी। आपने कही कि मतलब जो रिकमेंडेशन है वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए किसी एक्सपर्ट कमेटी की आवश्यकता है या इन सुधारों को देखा नहीं जा रहा। मतलब ये एक आम व्यक्ति भी समझ जाएगा कि आखिर इसका नियंत्रण किया कैसे जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सारी चीजों में आखिर कोशिशें क्यों नहीं हो रही हैं। एक चीज और बिंदु जी मैं समझना चाहूंगा कि क्या नियमों में अब एक आवश्यकता ये हो गई है कि जो सार्वजनिक जगहों पर फीडिंग की जा रही है या सोसाइटीज में अक्सर फीडिंग होती है, लोग मैं मानता हूं कि उनका मकसद नेक है, वो एक नेक नियत से फीडिंग करते हैं, लेकिन अब हम वहां भी कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। क्या जरूरत है कि शायद इसे थोड़ा सा किसी रेगुलेशन में लाया जाए या इसके लिए कुछ तय नियम बनाए जाए? जी, ऐसा बिल्कुल जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बार बार डिफरेंट केसेस में कई बार ये कहा भी है कि अगर कोई डॉग लवर है, वो कुत्ते को खिलाना चाहते हैं, तो वो बाहर जाकर के नहीं खिलाएं, वो अपनी सोसाइटी में खिलाएं, या उनकी जो खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां खिलाएं, या फिर जो ऑफिशियल डॉग शेल्टर हाउसेस है वहां पर जाकर के खिलाएं। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डिफरेंट केसेस में ये क्लियर किया है कि ऐसे ही कहीं भी जाकर के डॉग फीड करके ना जाएं आप, बिकॉज ऐसा करने से ऑफेंसिवनेस बढ़ती है, कुत्ते ऑफेंसिव होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी डेली की जगह है, मुझे रोज यही खाना मिलेगा। तो वैसे कुत्ते भी आते हैं, कुछ कुत्ते जिनको बीमारियां हैं, क्योंकि महापालिका से, नगर महापालिका से कुत्ते कुछ छूट भी सकते हैं, इतनी प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाती इंडिया में। सो लीगली कहा जाए तो हाँ, बहुत जरूरत है कि नियमों को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए और नियम बनाए भी जाएं और कहीं कुछ चेंजेस भी किए जाएं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, जो एबीसी रूल्स हैं उनमें थोड़ा संशोधन की जरूरत है, क्योंकि जो विशेष रूप से उनका जो रूल 11 है उसको हटा करके जो ऑफेंसिव डॉग्स हैं उनको प्रॉपर हटा करके एक सेट शेल्टर हाउस में डाल देना चाहिए, सो दैट वो बाहर डिस्टर्बेंस नहीं करें। और जो डॉग लवर्स हैं उनको भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में ह्यूमन लाइफ को खतरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही कहा बिंदु जी आपने कि शायद वक्त के साथ जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं उसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। सुनीश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनीश जी, कैसे निकलेगा समाधान? मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट ही ज्यादा देख रहे हैं। देखो, कॉन्फ्लिक्ट ये ह्यूमन क्रिएट किया कॉन्फ्लिक्ट है, या तो गवर्नमेंट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने क्रिएट किया ये इशू है। असल में अगर स्टरलाइजेशन जिस टाइम पे डॉग किलिंग स्टॉप हुआ और स्टरलाइजेशन का इशू उठा, तो जो जिस तरीके से स्टरलाइजेशन सेंटर सेटअप होना चाहिए, अभी मुंबई में गिन चुन के 5 से 6 सेंटर्स हैं। इस पे डॉग पॉपुलेशन के हिसाब से जो सेंटर्स का नंबर काफी कम है। अगर स्टरलाइजेशन सक्सेस करना है प्रोजेक्ट को, पहली बात तो पब्लिक पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, और सेंटर्स जो है वार्ड लेवल पे सेंटर सेटअप करना चाहिए, जो बड़े लेवल पे स्टरलाइजेशन सक्सेस होगा।
और सेकंड बात तो पब्लिक पार्टिसिप आप आज तक देखा रहेगा इस स्टरलाइजेशन प्रोजेक्ट में किधर भी पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी चल रहा है जो भी स्टरलाइजेशन, तो कैसा वो पब्लिक को इन्वॉल्व करके नहीं कर रहा। अभी उनका डॉग वैन आता है एक एरिया में, रैंडमली 10 डॉग को पिकअप करता है। काफी टाइम में ये भी देखा हमने, जो डॉग वैन से पिकअप करके लेके जाता है एक एरिया से, काफी टाइम में वो दूसरा एरिया में भी रिलोकेट होता है, जिसके कारण डॉग फाइट भी होता है, इंटरनल इश्यूज भी होता है, डॉग बाइट का इश्यू भी होता है। ये असल में और जो वैक्सीनेशन जिस तरीके से होना चाहिए रेगुलर बेस पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जाना बनता है। और देखो फीडिंग करना और ये डॉग बाइट का मतलब रिलेशन ही नहीं है दूर दूर का। और अगर आपको डॉग बाइट का कम करना है, स्टरलाइजेशन एक ही सोल्यूशन है जो मतलब डॉग बाइट कम होगा, एग्रेसिव कम होगा डॉग्स का। स्टरलाइजेशन के बाद जो डॉग का एग्रेसिवपन है कम होता है, और वो कम स्टरलाइजेशन फिगर बढ़ाना चाहिए। वार्ड लेवल पे स्टरलाइजेशन सेंटर सेटअप करो, और इनके ऊपर जो मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप किया जाता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी कमेटी होता है, उसमें क्या होता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टेंडर देता है और जो एनजीओ टेंडर लिया है, ये दो ही पार्टी उसमें मेंबर्स रहते हैं। इन पे ऑब्जर्वेशन, थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए कमेटी में इन्वॉल्वमेंट, तो ही किधर ना किधर इन पे नजर रखा जाएगा और इनसे क्वेश्चन करेगा कोई भी। अभी क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है, जो टेंडर देने वाला भी वही कमेटी पे और जो स्टरलाइजेशन करने वाले भी वही कमेटी, दोनों बैठ के कमेटी पे है। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होना चाहिए इन पे। पॉइंट आपने उठाया कि हम सिर्फ ये नहीं दोष दे सकते कि फीडिंग या बाकी लोगों की वजह से इस तरह से हो रहा है, और बार बार हमारे पैनलिस्ट भी ये कह रहे हैं कि फीडिंग एक बेहतर जरिया होता है, तरीका होता है, और कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम में बहुत आवश्यक है जिस तरह की स्थितियां हैं। इन सब के बीच में बस ये है कि कोई भी चीज एक दायरे में रहती है तो शायद आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वो कहीं पे भी अगर नियमों को तोड़ा जाएगा, कहीं पे भी किसी भी चीज की अनदेखी की जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो नुकसान पहुंचाएगी। कंज्यूमर इज किंग में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से अपने पैनल के पास पहुंचते हैं। एक चीज मैं समझना चाहूंगा, और खास तौर पे ये वैक्सीनेशन की जो बात उठाई जा रही थी उसे लेकर सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर उमेश, हमें ये बताइए कि वैक्सीनेशन को लेकर, ये अवेयरनेस के लिए ही मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या प्रक्रिया है और क्या वाकई लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में? देखिए, जहां तक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, डॉग बाइट के बाद लोगों को ज्यादा अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि यदि डॉग बाइट के बाद जो जहाँ पे बाइट हुआ है उस एरिया को, उस घाव को यदि हम साबुन से झाग बना के 15 मिनट तक बहते पानी में धोएं और कोई भी एंटीसेप्टिक जो घर पे पड़ा है उसको लगाएं, तो 60% तक रेबीज को रोका जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि कभी भी, चाहे पेट डॉग बाइट है, चाहे कोई भी एनिमल बाइट है, उसमें साबुन से झाग बना के अच्छी तरह से 15 मिनट तक जो है बहते पानी में धोएं, तो जो डॉग का सलाइवा है जिसमें वायरस होता है वो बह जाएगा, और उसमें जो वायरस है वो झाग से, जो साबुन का झाग है उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और कोई वायरस रह गया होगा तो वो एंटीसेप्टिक से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, लेकिन यदि पागल कुत्ता किसी एनिमल को भी काट जाए तो उसको भी यदि हम वुंड वॉशिंग करें, साबुन से और एंटीसेप्टिक लगाएं, तो 60% तक रेबीज को बचा जा सकता है। और उसके बाद एक घाव में इंजेक्शन लगता है, जिससे यदि कोई वायरस फिर भी रह गया है, जिसको बोलते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं या रेबीज सीरम बोलते हैं, तो वो उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वैक्सीन की बात तो बाद में आती है, ये तो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। वैक्सीन तो बहुत कम रोल है रेबीज प्रिवेंशन में। सबसे ज्यादा रोल है वुंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, और उसके बाद ये रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इन्फिल्ट्रेशन ऑफ दी वुंड, जहाँ काटा है वहां पे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाना। ये तो ह्यूमन बीइंग की बात रही। एनिमल में जो मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे वेटरनरी के लोग जो हैं वो 3 महीने से पहले जो पप है उसको इंजेक्शन नहीं लगाते, कि गाइडलाइन में नहीं है। जबकि मैंने 2.5 साल का एक पप जो है उसका ब्रेन वेटरनरी वालों ने निकाला, और जब उसको हमने कसौली CRI भेजा तो वो रेबिड निकला। तो कोई भी पप रेबिड हो सकता है। पप बाइट से बड़े सारे लोगों की यहाँ हमारे हिमाचल में भी मृत्यु हुई है, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ रेबीज सब जगह होती है।
तो पप कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। तो जब भी घर में पप लाएं उसको वैक्सीनेट करें, उसके बाद उसको तीन महीने बाद वैक्सीनेट करें, फिर उसको हर साल वैक्सीनेट करें। और फिर भी संभावना ये नहीं होती कि वो कटेगा तो रेबीज नहीं होगी, फिर भी रेबीज हो सकती है। इसलिए हम पप बाइट हो चाहे स्ट्रे बाइट हो, हमेशा ये कहते हैं कि वुंड वॉश करो, इम्यूनोग्लोबुलिन लगाओ घाव में और वैक्सीनेशन करवाओ। तो ये जो मैं समझता हूँ सबसे कमजोर कड़ी जो है लोगों के ज्ञान में, वो ये है कि वैक्सीनेशन का रोल जो है डॉग बाइट में बहुत कम है। मेजर रोल जो है वो वुंड वॉशिंग का है। पॉइंट सर, और मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है समझना कि जो शुरुआती प्रक्रिया है, जो शुरुआती ट्रीटमेंट है, वो कितना आवश्यक होता है किसी भी खतरे को टालने में। और ये वाकई हम डिजिटल मीडिया पर इसको अलग से डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। प्रोफेसर चौहान, हमें ये बताइए कि क्या रीलोकेशन या बाकी चीज़ों के मामले में अपग्रेड नहीं हो रही है चीज़ें, वो एक पुराना ढर्रा चल रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अपग्रेड तो हुई है। जैसे अभी मैडम बता रही थी कि एबीसी रूल्स जो 2001-2 के थे उनको 2023 में अभी रिवाइज किया है। तो ऐसा नहीं है, नॉलेज में भी है, अपग्रेड भी कर रहे हैं। और जैसा डॉक्टर उमेश सजेस्ट कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घाव को साफ करें, विशेष रूप से लाइफ बॉय साबुन है या कोई भी फिनोलिक साबुन है, तो उससे बहुत अच्छी तरह से ये रेबीज वायरस किल हो जाता है। बट मैं फिर बार बार वही कहूंगा आपको कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, इसको लाइटली नहीं लें। और मैंने ये देखा है कि जैसे डॉग वैक्सीनेटेड है, आपका पेट डॉग है, डॉग में वैक्सीनेशन है, अगर वो काट लेता है इवन देन उससे रेबीज होती है। WHO का एक प्रोग्राम था हमारा, जो आजकल दिल्ली में संस्थान है NCDC, उस समय इसका नाम होता था NIDC। मेरे ख्याल से 92-93 के आसपास हम लोगों ने एक सर्वे किया था वहां पर, दिल्ली का मिला के 68% दिल्ली के रेबीज के केसेस वो थे जिनके डॉग वैक्सीनेटेड थे और उनके काटने से रेबीज हुई थी। तो हमें यह समझना है, जरूरी है कि डॉग में अगर वैक्सीन लगी है, इसका मतलब डॉग में रेबीज नहीं होगी, ये तो ठीक है, बट डॉग स्प्रेड कर सकता है। तो जब भी डॉग को आप कई लोग प्यार करते हैं, मुंह पे, हाथ पे, कहीं भी चाट सकता है। अभी एक सज्जन को देख पता चला गर्दन में काट लिया। अगर मान लीजिए उनका वैक्सीनेशन रहा होता तो गर्दन में काटने के बावजूद भी वो व्यक्ति बच सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि वायरस की ट्रेवलिंग बहुत आसान हो गई, नजदीक था ब्रेन के। जब पैर में या हाथ में कहीं दूर काटता है तो एक टाइम लगता है, 1-1.5 महीने पहुंचने में, तब तक वैक्सीन लगा के इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिनके घर पर पेट्स हैं वो अपने यहाँ सबको वैक्सीनेशन लगवाएं, और जिनको ये संभावना रहती है कि भाई इस गली कूचे में ज्यादा सीरियस डॉग हैं, तो उन लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है। कई तरह की वैक्सीन है मार्केट में, सस्ती भी है, थोड़ा महंगी भी है, और सब मेडिकोज जानते भी हैं। एक आखिरी, बिल्कुल जरूरी है अवेयरनेस, जरूरी है सावधानी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। एक आखिरी सवाल के साथ मैं अपने खास तौर पे पॉज मुंबई के गेस्ट के पास आना चाहूंगा। और सुनीश, हमें ये बताइए कि आप क्या सलाह देंगे। मतलब ठीक है, जरूरी है कि एक तरह का ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां पर कहीं ना कहीं बेहतर हो, लोगों की जान ना जाए। देखो, असल में अवेयरनेस क्रिएट बाकी डिजीजेस के लिए जिस तरीके से अवेयरनेस होता है, जो लेवल पे अवेयरनेस होता है, उस लेवल पे ये जो स्ट्रे डॉग एबीसी प्रोग्राम का भी होना चाहिए। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या एनजीओ चलाता है, उसका भी अवेयरनेस रहना चाहिए। काफी टाइम में क्या होता है, पब्लिक का उधर डॉग बाइट होता है या तो कुछ होता है, या डॉग पॉपुलेशन इंक्रीज है उनका एरिया में, वो किसको अप्रोच करने का वो पता नहीं रहता है। अगर अवेयरनेस रहेगा तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बड़े लेवल पे होगा और ये मूवमेंट में एक बड़ा एक सपोर्ट मिलेगा। क्यों ना एक ऐसा इवेंट बनाया जाए इस देश में, और खासतौर पे महानगरों में, क्योंकि ज्यादातर घटनाएं महानगरों में हो रही हैं, ज्यादातर घटनाएं, और सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि बुजुर्गों और बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। क्यों ना एक ऐसा इवेंट बनाया जाए जो इतना शोर
करें, जिससे पता चले कि वाकई ये इस पूरे इकोसिस्टम में जो स्थितियां आ रही हैं उसमें और बेहतरी के लिए काम हो रहा है। शायद इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, शायद सेहत से लेकर और बाकी पहलुओं पर एक बिहेवियर में इन सभी में अपनाना होगा, क्योंकि सबसे आवश्यक है कि इस पूरी प्रकृति में हर किसी के लिए एक जगह थी, लेकिन जो इंसान का लालच था, इंसान का लोभ था, उसने धीरे धीरे उन सारी स्थितियों को पलट के रख दिया। अब कई बार आप सुनते होंगे कि आपको लगता है कि किसी इलाके में आपको चिड़ियों की चहचहाट तक नहीं नजर आती, कुछ इलाकों में आपको ऐसा लगता है कि कोई पक्षी या कोई पशु अचानक दिखना बंद हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने खुद पैदा की हैं, और जाहिर सी बात है प्रकृति के साथ जब आप कुछ करेंगे तो उसका रिएक्शन होता है। लेकिन वाकई हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें सभी के लिए जगह हो और सभी को एक बेहतर माहौल मिले। बड़ी अच्छी चर्चा रही। मैं अपने तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिंदु जी, डॉक्टर उमेश चौहान सर, इसके बाद सुमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने का। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस चर्चा के जरिए अवेयरनेस फैले और लोगों तक और तमाम जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुंचे। फिलहाल कंज्यूमर स्क्रीन में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। अनिश्चितता से भरे